जय हिंद। आज हम जानेंगे शास्त्रीय भाषा के बारे में। देखिए, शास्त्रीय भाषा, पहले जानिए कि शास्त्रीय भाषा कहा किसे जाता है। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। 1500 BC, 1500 BC, BC का अर्थ क्या हो गया? BC का अर्थ हो गया बिफोर द जीसस क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म की पहले की बात बोली जा रही है। ठीक है, तो मतलब BC का अर्थ ये होता है। तो वही बात बोला गया है कि 1500 BC मतलब ईसा पूर्व, 1500 BC ईसा पूर्व जो पुरानी भाषा थी, पुरानी सभ्यता थी, शास्त्रीय भाषा का जो इस्तेमाल करते थे, उसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उसमें हम जानेंगे कि इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा है और कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है। ओके, समझते हैं ध्यान से। तो 1500 BC पुरानी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ओके, जिसमें कि पहला भाषा आता है कन्नड़। पहला भाषा क्या आता है? कन्नड़। और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है शास्त्रीय भाषाओं में? तो टोटल भाषाओं की संख्या है 6। टोटल भाषाओं की संख्या 6 है। ओके, पहला क्या है? तो कन्नड़। ओके, कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब जानते हैं कन्नड़ भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो कन्नड़ भाषा जो बोली जाती है ये कर्नाटक, ठीक है, कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक में बोली जाती है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। दूसरा भाषा आता है तेलुगु। दूसरा भाषा क्या है? तेलुगु। तेलुगु को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और तेलुगु जो है वो कहाँ का शास्त्रीय भाषा है, एक्चुअली कहाँ की भाषा है अभी वर्तमान में, तो वो आपको जानना है। तो वर्तमान में कहाँ की भाषा है ये तेलुगु? तो तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश की भाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। ओके, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु अभी वर्तमान में है। ओके, तीसरा जो है वो है तमिल। तीसरा क्या है? तमिल। और तमिल भाषा कहाँ की है? तो तमिल भाषा है तमिलनाडु की। तमिल भाषा कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ओके, तो आपको ये सब चीज़ याद रखना है। तमिल भाषा तमिलनाडु, ये सब भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसको प्राप्त है। ओके, और चौथा जो है वो है मलयालम। मलयालम कहाँ की भाषा है? ठीक है, तो मलयालम बोल सकते हैं आप। केरल में भी शायद मलयालम भाषा बोली जाती है, और लक्षद्वीप सब में भी शायद मलयालम भाषा ही बोली जाती है, ये बात याद रखिएगा। ओके, और पांचवा जो भाषा है वो है उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा की भाषा ये आप आराम से पकड़ सकते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा मतलब उड़िया। उड़िया कहाँ की भाषा है? तो उड़ीसा की भाषा है। संस्कृत, संस्कृत जो है ये वर्तमान में उत्तराखंड की भाषा है। ठीक है, उत्तराखंड में संस्कृत भाषा का दर्जा दिया गया है। तो शास्त्रीय भाषा में हम 6 तरह के भाषा को जाने। पहला कन्नड़ जो कर्नाटक की भाषा है। दूसरा तेलुगु जो आंध्र प्रदेश की भाषा है। तीसरा तमिल जो तमिलनाडु की भाषा है। चौथा मलयालम केरल की भाषा है, लक्षद्वीप की भाषा है। ठीक है, उड़िया उड़ीसा की भाषा है। ठीक है, छठा संस्कृत, संस्कृत उत्तराखंड की राजभाषा अभी बन गई है। ठीक है, तो ये जो भाषा देखें हम, टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल भाषाओं की संख्या 6 है, और 6 भाषा जो है ये शास्त्रीय भाषा के दर्जा इसको प्राप्त है। शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत ये सब आते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। ओके, अब जो हम देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कितने भाषाएं अभी वर्तमान में है और प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी वो हम जानेंगे। तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में टोटल अभी भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक है, वर्तमान में टोटल भाषाओं की संख्या 22 है, और 22 भाषा का जो दर्जा प्राप्त हुआ है ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। 22 भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ओके, और प्रारंभ में जो भाषा थी, प्रारंभ में जो भाषा थी ये टोटल भाषाओं कितना था? टोटल भाषा तो 14 भाषा था। ठीक है, भाषाएं कितनी थी? तो 14 भाषाएं थी। ओके, लेकिन इसको धीरे धीरे करके 22 भाषा तक पहुंचाया गया। कैसे? तो देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन कर के जो है भाषाओं को मतलब एक्सेप्ट करते गया। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी को जोड़ा गया। पहला भाषा सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ओके, और फिर 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 भाषा और जोड़ा गया, जिनमें कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी।
नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन को के अंतर्गत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, तो ये भाषा तो आप आसानी से याद रख सकते हैं 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। कैसे? तो इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है? तो आप याद रखिएगा, नमक। घर घर में नमक है ना, तो नो से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी, को से कोंकणी। तो आप इस तरह से नमक ट्रिक करके आप याद रख सकते हैं। ओके देन, अब देखते हैं आगे। 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ओके, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ओके, 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को, 71वां संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को। इसका ट्रिक क्या बताए? नमक बताए। नो से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी, इस तरह से। और 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ा गया। तो अब जब भाषाएं देखेंगे तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। तो सिंधी में 1 भाषा लिया, 15 भाषा हुआ। 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 भाषा जोड़ा गया, तो 15 3 18 हो गया। और 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 भाषा जोड़ा गया, 18 4 22 हो गया। तो वर्तमान में ही भाषाओं की संख्या 22 है, जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, 22 भाषाओं में कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा है? 22 भाषा में कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है? ठीक है, तो पहला याद रखिएगा आप। ठीक है, पहला याद रखिएगा राजस्थानी। ठीक है, दूसरा भोजपुरी, और तीसरा अंग्रेजी। ठीक है, ये 22 भाषा के अंतर्गत ये नहीं रखा गया है। ठीक है, राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है, मतलब 263 आर्टिकल के अंतर्गत इसको रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का मतलब ये हो गया, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को जो है इकट्ठा बनाए रखने के लिए सब गठन किया जाता है। ठीक है, ताकि एकाग्रता बना रहे, शक्ति मिलता रहे, एकजुट के होके अपना काम करे। तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो चर्चा है आर्टिकल 263 के अंतर्गत आते हैं, और सहकारिता आयोग के सिफारिश पे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। सहकारिता आयोग की सिफारिश पे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष PM होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है इसका अध्यक्ष। और इसका जो सदस्य होता है, तो सभी राज्य में CM होता है, तो CM जो है इसका सदस्य बन के रहता है। ठीक है, CM सदस्य होता है और PM अध्यक्ष होता है अंतर्राज्यीय परिषद का। और अंतर्राज्यीय परिषद के अगर बोलेगा आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद रखा गया है, तो 263 आप याद रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इसका काम क्या है? केंद्र और राज्यों के संबंधों को मजबूत बनाए रखना। केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत संबंध बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, जो कि इसका अध्यक्ष PM होता है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम देखने वाले हैं, मूल अधिकार से कुछ रिलेटिव बातें जानेंगे। जो मूल अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय लिया गया था, जो मूल अधिकार में कौन सी बातें रखनी है, कौन सी बातें नहीं रखनी है। ठीक है, तो समझते हैं ध्यान से। तो मूल अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय क्या था? तो पहला विवाद हुआ था, मूल अधिकार से रिलेटिव पहला विवाद हुआ था। पहला विवाद का नाम क्या था? तो शंकरी प्रसाद विवाद। शंकरी प्रसाद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाग 3 में हमारा मूल अधिकार की बात बोली गई है। तो भाग 3 में मूल अधिकार में संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। भाग 3 में मूल अधिकार की बात बोली गई है। तो यही बात बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। शंकरी प्रसाद विवाद जब हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट बोला था कि भाग 3 के अंतर्गत जो मूल अधिकार आते हैं, मूल अधिकार में आप कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। संसद के द्वारा बनाया गया जो संशोधन होता है वो कहीं भी आप संशोधन कर सकते हैं मूल अधिकार में। ठीक है, ये विवाद के तौर पे ये बात बोला गया था। ओके, दूसरा विवाद हुआ संजन सिंह विवाद। तो संजन सिंह विवाद ने सेम यही बात बोला कि हाँ, मूल अधिकार पे आप संशोधन कर सकते हैं, मूल अधिकार पे आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा विवाद हुआ कि
तीसरा विवाद हुआ, ये जब आया, ठीक है, इस विवाद का क्या नाम था? गोलकनाथ विवाद। गोलकनाथ विवाद, इसको ना दूसरा सबसे बड़ी पीठ बोला जाता है। दूसरा सबसे बड़ी पीठ, पीठ मतलब पीठ का मतलब हो गया मतलब कि बैठक, ठीक है। सबसे बड़ा अगर बैठक था तो वो था केशवानंद विवाद, और केशवानंद के विवाद के बाद जो दूसरा बैठक था वो था गोलकनाथ विवाद, ठीक है। गोलकनाथ विवाद में 13 जज थे। गोलकनाथ विवाद में 13 जज थे, ओके। और 13 जज में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। गोलकनाथ विवाद का जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, मूल अधिकार में आप संशोधन नहीं कर सकते। और जबकि संकरी विवाद बोला कि संशोधन कर सकते हैं, सज्जन सिंह विवाद बोला कि संशोधन कर सकते हैं, लेकिन गोलकनाथ विवाद बोला कि संशोधन आप नहीं कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर केशवानंद भारती आया। केशवानंद भारती में 13 जज थे। सबसे बड़ी पीठ बोला जाता है इसको। सबसे बड़ी पीठ केशवानंद विवाद और दूसरी पीठ गोलकनाथ विवाद। गोलकनाथ विवाद में 13 जज, केशवानंद विवाद में गोलकनाथ विवाद में 11 जज और केशवानंद विवाद में 13 जज, ठीक है। दूसरी पीठ बोलेगा तो गोलकनाथ विवाद और पहली पीठ बोलेगा तो केशवानंद विवाद। तो केशवानंद विवाद जानते क्या बोला था? इसमें बोला था कि ठीक है, आप मूल अधिकार में संशोधन करिए, नो डाउट संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार का ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। मूल अधिकार का जो ढांचा है ना वो नो चेंज होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। संशोधन करिए, लेकिन मूल अधिकार की जो भाषा मतलब ढांचा है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो किया गया है, ठीक है, उसका आप ढांचा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बोला था केशवानंद विवाद, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे अच्छे से और भी बताने का प्रयास करेंगे, ओके। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके, ओके। 1-2 दिन और बचा हुआ है पॉलिटी, उसके बाद जो है हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। जो एग्ज़ाम दरोगा के एग्ज़ाम आते आते टोटल आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।